आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। योग और योग दिवस के मौके पर अगर कोई विरोध करता है तो उस विरोध को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, और खास करके तब जब ये विरोध उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो तो उसे आप किस नजरिए से देखेंगे। जाहिर सी बात है, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़े ही सख्त अंदाज में एक्शन लिया और छात्र संघ के उपाध्यक्ष को जो नोटिस दी गई है उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी आश्चर्यजनक हैं। और वो इसलिए क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर हेड पर यह लिखकर दिया है कि आप चाहें तो मुख्यमंत्री का पुतला जला सकते हैं। जी हां, कोई भी व्यक्ति विरोध के स्वर को बुलंद करते हुए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला तो जला सकता है, लेकिन योगी का पुतला आप नहीं जला सकते, क्योंकि योगी यानी कि योगी आदित्यनाथ एक धर्माचार्य हैं और धर्माचार्य का विरोध असंवैधानिक है। बात समझ में यह नहीं आई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को यह बात कहां से दिमाग में घुस गई कि योगी या धर्माचार्य संवैधानिक ओहदा है। किसने उसे संवैधानिक ओहदा दिया और कैसे एक बड़ी विश्वविद्यालय अब योगी आदित्यनाथ को एक संवैधानिक ओहदे पर बिठाती है लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं बिठाती। नहीं समझ में आया आपको ना? जरा खबर देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता और पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका इस प्रकार पुतला दहन करना असंवैधानिक, अवैधानिक, अधार्मिक, अनाध्यात्मिक और विश्वविद्यालय अनुशासन का उल्लंघन है। देश की नामचीन यूनिवर्सिटी में से एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस नोटिस पर महासंग्राम छिड़ गया है कि कैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करना अधार्मिक हो जाता है। इस नोटिस का पूरा मजमून आपको बताएं, उससे पहले देखिए इसको लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में कितना हंगामा मचा है। छात्र संघ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर का घेराव कर दिया क्योंकि ये नोटिस उन्हीं की तरफ से जारी किया गया था। घेराव में सवालों की बौछार लग गई कि क्यों तालीम की बड़ी चौखट पर किसी सीएम के विरोध को मजहबी दलीलों से दबाया जा रहा है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री है तो उनका पुतला फूंका जा सकता है, ये संविधान में। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 11 जून को छात्र संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंक दिया। कैंपस में विरोध की ये चिंगारी तेज हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के उपाध्यक्ष आदिल हमजा पर सख्त एक्शन ले लिया। उनके खिलाफ 14 जून को जो नोटिस जारी किया गया उसे देखकर छात्र हक्के बक्के रह गए। फिर क्या था, हंगामा शांत होने के बजाय और उग्र हो गया। ये जो उन्होंने लिखा है इसका हमने जवाब उनको दे दिया है और उनको 72 घंटे की हमने मोहलत दी है। उन 72 घंटों में मैंने उनसे प्रमाण मांगा है कि वो दिखाएं कहाँ पे मैंने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री का नाम न लेते हुए उनके पवित्र मंदिर के पुजारी होने के नाम को लेके पुतला दहन किया है। उसका कोई प्रमाण दें, नहीं तो लिखित तौर पे माफी मांगे। कैंपस में विरोध प्रदर्शन का दौर नया नहीं है, लेकिन विरोध के जवाब में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो दलीलें पेश की हैं वो किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ अब सूबे की सत्ता पर काबिज है। जाहिर है जमहूरियत और कानून के दायरे में उनका विरोध, उनकी मुखालफत भी हो सकती है। बावजूद इसके चीफ प्रॉक्टर कह रहे हैं कि नोटिस में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। विश्वविद्यालय का ये धर्म नहीं है कि यहाँ शव यात्रा निकाली जाए और पुतला दहन किया जाए और इस प्रकार के जो कार्य विश्वविद्यालय के विहित कर्मों के अंतर्गत नहीं आते वे न किए जाएं। मेरे कहने का ये आशय है, लेकिन संकीर्णता में लोग अब इसका अर्थ ये लगाने लगे हैं कि धर्म माने हिंदू धर्म। बेशक यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुखालफत सूबे के सीएम की गई, किसी धर्माचार्य की नहीं। ऐसे में इस विरोध को किसी धर्म से जोड़ना विश्वविद्यालय प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करता है। इलाहाबाद से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देख लिया आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करना इलाहाबाद छात्र संघ के छात्रों को कितना महंगा पड़ रहा है। और नोटिस में यह बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि यह असंवैधानिक है।
संविधान कहां से आ गया? अगर मुख्यमंत्री का विरोध करना असंवैधानिक है तो शायद इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ योगी हैं, इसलिए उनका विरोध करना असंवैधानिक है, ये संविधान की किस धारा के तहत चीफ प्रॉक्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कह रहे हैं? इसका कोई सबूत कहीं पर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इसे आप सीधे बस एक लाइन से जोड़कर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के तहत वो तमाम लोग जो आज अपने आप को बीजेपी के करीब पाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसे सही ठहराने के लिए हर संभव कोशिश लगातार करते चले आ रहे हैं। रही जरा बात करते हैं राष्ट्रपति पद को लेकर कैसे चीड़फाड़ मची हुई है। विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि कैसे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मुकाबले एक मुकाबला अच्छा हो, इसलिए बेहतर उम्मीदवार सामने रखा जाए। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ साझा सरकार चला रहे हैं, जब उन्होंने रामनाथ कोविंद के जो कि उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के एनडीए के, उनका समर्थन कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे कि विपक्ष की तमाम एकता अब बस भरभरा कर गिर गई है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, खास करके अगर आप कांग्रेस की अगुवाई की तमाम पार्टियों को समझें कि अब इस बड़े नुकसान से कैसे उबरा जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा तुर्प का इक्का निकाल दिया है जिसका तोड़ विपक्ष के पास फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। एक दिन पहले इफ्तार की दावत में महागठबंधन के दिग्गज एक साथ नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव पर नीतीश कुमार ने जो दांव चला है, उससे महागठबंधन के सहयोगियों का जायका जरूर बिगड़ गया। क्योंकि 22 जून को कांग्रेस की अगुवाई में होने वाली बैठक से पहले नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने पत्ते खोल दिए। तो पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया, आज दिन भर विधायकों का आना जाना बना रहा, उनसे सलाह मशवरा होता रहा और सभी विधायकों की एक मत से ये राय थी कि उनके लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराओं का निर्वाह श्री कोविंद जी ने किया है, उसका आदर करते हुए उन्हें समर्थन दिया जाए। कांग्रेस समेत विपक्ष को डबल झटका लगा है, क्योंकि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को न सिर्फ जेडीयू ने समर्थन दिया है, बल्कि दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक से भी किनारा कर लिया है। साफ है कि जेडीयू के इस कदम से महागठबंधन में भूचाल आ गया। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि जेडीयू ने धोखा दिया है। दोनों नेताओं को अवगत करा चुके हैं और उस समय जब ये गठबंधन बना था और जिन चीज़ों के लिए बना था, उसमें राष्ट्रपति का चुनाव उस समय शामिल नहीं। गोलबंदी हो रही है, एकजुटता करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह का निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और महागठबंधन को ये ठेंगा दिखलाना हुआ। ये निर्णय का चारों तरफ लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया है। रायसीना हिल्स की रेस में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद आगे हैं। शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष का दांव अभी बाकी है। वैसे रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष अपना उम्मीदवार तो उतारेगा, लेकिन चेहरा कौन होगा ये फिलवक्त तय नहीं। कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि राष्ट्रपति चुनाव का गणित उसके साथ नहीं और उस पर विपक्ष एकजुट भी नहीं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुकाबला और मुठभेड़ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बारामूला जिले में सुरक्षा के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और ये एनकाउंटर काफी लंबा चला। धरती के जन्नत पर आतंक को मिला करारा जवाब। सुरक्षा जवानों ने किया 2 आतंकियों को ढेर। मामला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके का है, जहां बुधवार सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी सोपोर के पजेलपोरा गांव के एक घर में छिपे हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों को इन दोनों आतंकियों के गांव में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोपोर के पाजलपोरा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी हमले में दोनों आतंकी मारे गए।
इस ऑपरेशन में सोपोर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। हमें कल शाम को एक खबर मिली थी, एक तनवीर अहमद का घर है यहाँ पे जो है फजलपुरा में, कि वहाँ पे दो जो हैं लोकल मिलिटेंट्स की खबर थी, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। हमने कल बड़ी सारार के साथ सोपोर पुलिस और सीआरपीएफ की 3 बटालियंस के साथ हमने इस गांव का घेरा किया और होम डाउन किया मिलिटेंट्स को, और हमने उसके बाद इन मिलिटेंट्स को गांव वालों को भेज के बोला कि आप सरेंडर करो, और उनको हमने मौका दिया, हमने बोला कि आप आ जाओ, और हमने सिविलियंस को वहाँ से, इनके घर वाले तो नहीं थे, और वहाँ के सिविलियंस जो हैं फजलपुरा के उनको लाया, उनको बोला सरेंडर करो, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। रिटेलिएशन में उन्होंने हमारे पे फायर किया, ग्रेनेड्स मारे, और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ और ये सुबह अभी एनकाउंटर खत्म हुआ। इसमें 2 जो मिलिटेंट्स हैं, एक गुलजार अहमद है, इसका A+ कैटेगरी मिलिटेंट है ये गुंड ब्राड का, और दूसरा बासित है, वो अंदरगाम का दूसरा लड़का है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों का नाम गुलजार अहमद लोन और बासित अहमद मीर था, और दोनों का संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से था। गुलजार अहमद लोन सोपोर का, जबकि बासित अहमद मीर पट्टन का रहने वाला था। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों ने सिलसिलेवार 6 हमले किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली थी। इनमें सबसे बड़ा हमला त्राल में किया गया था, जहां सीआरपीएफ के 10 जवान जख्मी हुए थे। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने दक्षिणी कश्मीर में लश्कर तोयबा के चीफ जुनैद मट्टू को मार गिराया था, जो आतंकियों को एक करारा जवाब था। वैसे भी सुरक्षा जवानों ने घाटी में सक्रिय 12 आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें मट्टू का नाम शामिल था। टीम न्यूज़ नेशन। पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस में तकरीबन 36 घंटे तक अपना डेरा जमाया हुआ था, जिन्हें अंततः बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहां अब ये खबर आ रही है कि हमले के वक्त JS घम्मू, जो कि बेस के कमांडर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ 3 और वरिष्ठ अधिकारियों को भी पठानकोट एयरबेस पे जो उस वक्त अपनी कमान संभाले हुए थे, उन्हें भी रिटायर कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हमले की न्यायिक जांच, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फौज की जो जांच थी, वायुसेना की जो जांच थी, उसके तहत इन 4 अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इस बात के थे कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, उसके निर्वाह में कमी रह गई थी, और ऐसे में इन 4 अधिकारियों को इस्तीफे के लिए कहा गया और आखिरकार इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। आज योग दिवस के मौके पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में योगासन करते तमाम लोगों को आपने देखा, और दिन भर ये तस्वीरें भी आपके सामने रही। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने योग दिवस के मौके पर जिस तरह से योग का सहारा लेकर अपने विरोध प्रदर्शन को सामने रखा, ये प्रदर्शित करता है कि अगर आप अपना विरोध दर्ज करने का रास्ता ढूंढें तो आसान वाकई में हो जाता है, जब उसे एक अलग नजरिए से आप पेश करते हैं। दूसरा, इसी तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी किसानों ने किया। आइए आपको दिखाते हैं योग का सहारा लेकर किसान कैसे आज सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। योग दिवस पर सरकार के खिलाफ अन्नदाताओं का अनोखा आंदोलन। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां जमीन पर लेटे ये तमाम लोग अन्नदाताओं के प्रतिनिधि हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध का तरीका काफ़ी अलग और अनोखा है। मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हुए किसान आंदोलन का असर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान जो तमाम पीड़ित हैं, उनके समर्थन में इस तरह शवासन का आयोजन किया गया है। यहाँ जो है ये तमाम जो लोग हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, शवासन की स्थिति में हैं। और यहाँ एक इस पूरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बैनर भी लगा हुआ है, जिसमें पीएम की तस्वीर के साथ साथ जो तमाम जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और ये अलग तरह का विरोध है। सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे इन किसानों का कहना है कि उनके पास शवासन ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से किसान मरने की कगार पर पहुंच चुका है। ये दिखाना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो, केंद्र पे बैठी सरकार हो, ये दिखाना चाहती है कि किसानों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वह मानसिक रूप से इतना परेशान है कि शवासन के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और जब उसका पेट भी खाली है और दिमाग में कर्ज का प्रेशर है, उस वक्त वो और बाकी के आसन कैसे कर सकता है? सिवाय शवासन के उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसानों की 2 मांगे हैं। पहली मांग कर्ज माफी,
तो दूसरी मांग लागत मूल्य का वाजिब दाम उन्हें मिलने को लेकर है। यहाँ जो है देखिए, इनका साफ कहना है कि किसानों को लेकर जिस तरह की मांगे प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक से की गई थी, उन पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लिहाजा योग दिवस पर किसान शवासन के अलावा कुछ और सोच नहीं सकते हैं, ऐसा कहना है। साथ ही साथ ये भी एक बात है कि मध्य प्रदेश के भोपाल ही नहीं बल्कि अलग अलग जिला मुख्यालयों पर भी किसानों ने इसी तरह शवासन का आयोजन किया है। भोपाल के अलावा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी यूपी के सहारनपुर में भी देखने को मिली। ये तस्वीरें भी किसानों के विरोध प्रदर्शन की ही हैं। सहारनपुर में किसानों ने सहारनपुर टपरी मुजफ्फरनगर मार्ग को जाम कर अपना विरोध जताया। दरअसल सरकार से अन्नदाता गुस्से में है और ये तस्वीरें इसी की झलक हैं। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव और सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।